आवाज आ रही है? रचित, आवाज आ रही है? यस सर। हम्म। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशन लेट्स कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पे जो फ्रिंज हमें मिलेंगे, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, उसके लिए हमने एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करके निकाला था और उसके आगे कंडीशंस भी सॉल्व करी थी हम। बट एक्चुअली हमने वो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे करेंगे। तो लेट्स से कि हमारी जो कंडीशन यानी डिराइव करके जो आया था, पाथ डिफरेंस जो आया था फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन जनरल, वो क्या आया था? एक्स डी बाई डी आया था। ये एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट एक कंडीशन हम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम पाथ डिफरेंस की कंडीशन पहले निकाल चुके थे, है ना? तो जिसमें मैंने बोला था कि जो एक्स है वो पोजीशन होगी स्क्रीन पे। लेट्स से ये स्क्रीन है सेंटर सी से, तो पी है वो सेंटर से एक्स की पोजीशन है और सेंटर पे बनेगी तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी। एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और उसके बाद फिर फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है। तो एक्स डी बाई डी अगर आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया है, तो अगर हम पहले निकालते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस आपने निकाला, जो अभी आपने निकाला वो निकाला एक्स डी बाई डी, और जो कंडीशन के हिसाब से निकाला था, कंडीशन के हिसाब से निकाला था वो निकाला था एन लैम्डा, वो जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ से एक्स जो है वो पोजीशन क्या आई आपकी, पोजीशन जो आई एक्स वो आई आपकी एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, वेयर एन है वो 0 1 2 एन 3 सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपका क्या आया? पोजीशन आ गई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, कि कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो जैसे कि फॉर एन इज इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर एन जीरो होगा तो एक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये क्या आ जाएगा? आपकी पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि जो सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। इसी तरीके से अगर एन वन होगा तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, ये आएगा फर्स्ट, ये क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट फर्स्ट मैक्सिमा कह सकते हो या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कह सकते हो, ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट मैक्सिमा। इसी तरीके से एन टू रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू टू लैम्डा बाई डी हो जाएगा, थ्री होगा तो थ्री हो जाएगा। ऐसे सेकेंड थर्ड फोर्थ आपकी ब्राइट फ्रिंजेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम देखते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा कि जो पाथ डिफरेंस था, जो जनरली अभी यहाँ हमने यंग्स डबल स्लिट में निकाला वो तो ये है, बट जो कंडीशन के हिसाब से देखें, कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो वो कितना आया था हमारा? टू एन माइनस वन लैम्डा, लैम्डा कौन बताएगा? कोई बता सकता है? टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा बाई टू आपका क्या आया था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आई थी। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? एक्स यानी पोजीशन,
पोजीशन यानी x निकाल लोगे यहाँ से, विच इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देखते हो, यहाँ से देखते हो अगर, और यहाँ पे जो n होगा, वेयर n इज इक्वल टू यहाँ पे जो होगा वो होगा 1 2 3 एंड सो, ठीक है। तो 4n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें तो x इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा आपका, 1 पुट करोगे तो आपका 2 इंटू 1 यानी 1/2 लैम्डा डी बाय 2d, जो कि क्या होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा। क्या होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस -1 यानी 3 बाय x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 लैम्डा डी बाय टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड डार्क फ्रिंज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये नीचे 3 लैम्डा बाय 3/2 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है बात यहाँ तक, किसी को यहाँ तक डाउट हो? दिव्यांशु, रचित ने तो ये समझ लिया था लास्ट क्लास में। सोनिया, समीर, निशु, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद इसको नोट कर लो या इसको साथ में नोट कर लेना। इसके बाद जो है सेपरेशन की बात हम करेंगे। सेपरेशन में क्या मतलब कि जैसे ये जो स्क्रीन की मैंने बात करी, तो इसमें क्या होता है कि आपको स्क्रीन की बात करी तो आपको सेंटर सी पे क्या होगा कि मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी दोनों साइड, फिर आपको ब्राइट मिलेगा दोनों साइड, फिर आपको डार्क मिलेगी दोनों साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, फिर ब्राइट मिलेगा। तो ऐसे सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फिर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज एंड सेकंड ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से चलता रहेगा। तो सेपरेशन यानी विथ की हम बात करें, विथ ऑफ फ्रिंज टॉपिक अगर हम देखें वो क्या बनता है, विथ ऑफ फ्रिंज, ठीक है। कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कैसे आएगी। तो आप देखो, अगर देखें जैसे मेरे को डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, विथ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिफरेंस निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिफरेंस निकाल दूंगा। यानी कि देखो, अगर मैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन से माइनस करता हूं तो मेरे को डार्क फ्रिंज की विथ मिल जाती। ये बात क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो मेरे को डार्क फ्रिंज की विथ मिल जाती है, जिसे हम सेपरेशन भी कहेंगे। इतनी बात क्लियर है सोनिया, निशु? यस सर। आप लोगों के टेस्ट मैंने चेक किए, आपने देखा? सब ने गलतियां, सेम गलतियां। जब बोला है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का टेलीस्कोप बनाना है तो सब ने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का टेलीस्कोप बना रखा है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का टेलीस्कोप बना रखा है। और क्या कहते हैं, सर वो ना, लास्ट क्वेश्चन गलत था, नहीं आंसर मेरा गलत था। हाँ जी, सबका ही गलत है, मतलब सबने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला बना रखा है। अ, आपका मेरे को ध्यान नहीं है, बट अभी क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट लोगों ने लीस्ट डिस्टेंस वाला बना रखा है, पर नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन्फिनिटी वाला बनता है, ये ध्यान रखें। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा है दैट मीन्स आपको इन्फिनिटी वाला केस बनाना है टेलीस्कोप में। ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि हम निकाल रहे हैं विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो पहले हम निकालेंगे विथ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो विथ ऑफ डार्क फ्रिंज में आप क्या करोगे, देखो
फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज में से माइनस कर रहे हैं, सेकंड ब्राइट फ्रिंज में से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज को माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज है, यानी सेपरेशन जो बीटा से आ रहा है, बीटा से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या आ रहा है, पोजीशन ऑफ एन ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ एन माइनस वन ब्राइट फ्रिंज, यानी एक कम। मान लो कि सेकंड है तो फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड है तो सेकंड को माइनस करेंगे, फोर्थ है तो थर्ड को माइनस करेंगे। ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से तो एक्स एन तो ये जो है, ये एक्स एन किसके लिए है, डार्क फ्रिंज है तो हम ब्राइट फ्रिंज के माइनस कर रहे हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए आपने एक्स पोजीशन निकाला, वो क्या निकाला आपने, फॉर्मूला दैट इज एन लैम्डा डी बाई डी। तो अगर पहले एन लैम्डा डी बाई डी करते हैं, माइनस एन माइनस वन है तो एन की जगह क्या आ जाएगा, एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा डी बाई डी कॉमन ले लिया, क्या बचा, एन माइनस एन प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, लैम्डा डी बाई डी ही क्या बच गया आपका, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज आ गया लैम्डा डी बाई डी। चलिए एक और चीज करते हैं, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं। विड्थ ऑफ क्या निकालते हैं, ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं। ब्राइट फ्रिंज निकालोगे तो क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, डार्क फ्रिंज के विड्थ को माइनस करोगे। यानी कि अगर जैसे ब्राइट निकाल रहे हो तो आप दो डार्क को माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड डार्क फ्रिंज में से फर्स्ट डार्क फ्रिंज को माइनस करोगे, फोर्थ डार्क फ्रिंज में से थर्ड डार्क फ्रिंज को माइनस करोगे। तो अगेन जब बीटा हम यहाँ पे सिंबल ले ले रहे हैं, बीटा डैश ले ले रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है आपका एक्स। अगर एक्स हमने ये वाला एक्स ब्राइट के लिए लिया है तो ये एक्स डैश हम डार्क के लिए ले लेते हैं, तो ये आ गया आपका एक्स डैश माइनस और ये एक्स डैश एन माइनस वन। तो डार्क का जो फॉर्मूला है डार्क का जो फॉर्मूला है, डार्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, ये। तो एन के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, टू एन माइनस वन लैम्डा डी बाय टू डी। ठीक है, माइनस, अब n की जगह क्या पुट करना है, n की जगह n माइनस वन पुट करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू एन माइनस वन लैम्डा डी बाय टू डी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप, लैम्डा डी बाय टू डी कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच गया, टू एन माइनस वन और ये माइनस, और अंदर हो गया टू एन माइनस टू, ठीक है, माइनस वन। क्लियर है बात इतनी? अब इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करोगे तो लैम्डा डी बाई टू डी, ये हो गया टू एन माइनस वन माइनस टू एन प्लस टू प्लस वन। ठीक है, तो आप देखोगे प्लस वन से प्लस वन माइनस वन गया, टू एन से टू एन गया, तो क्या बचा, प्लस टू बचा। तो ये बचा आपका टू लैम्डा डी बाय टू डी, अगेन टू से टू कैंसिल, क्या बचा, लैम्डा डी बाय डी। तो आपने देखा कि फ्रिंज यानी विथ यानी चौड़ाई ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो दोनों क्या आई हैं, सेम आई। ठीक है, दोनों क्या आई हैं, सेम आई है। तो हम कह सकते हैं कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तो फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का जो विथ है वो क्या आता है, सेम आता है। यानी कि जो चौड़ाई है डार्क फ्रिंज की और जो चौड़ाई है ब्राइट फ्रिंज की वो क्या है, इक्वल है, सेम। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? सोनिया, रचित, दिव्यांशु, निशु? यस सर। तो आपने देखा कि बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। तो चाहे आप ब्राइट फ्रिंज की सेपरेशन निकालें, चाहे आप डार्क फ्रिंज की सेपरेशन निकालें, फॉर्मूला सेम ही है, लैम्डा डी बाई डी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में सेपरेशन भी बोल सकता है और विथ भी बोल सकता है, तो विथ और सेपरेशन इक्वली है। ठीक है, चाहे आप विथ बोलो सेपरेशन बोलो, आपका फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी ही निकल रहा है। क्लियर है? इसको जल्दी से नोट करेंगे और लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, विथ ऑफ ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल।
जब हो जाए नोट कर लो तो बता देना। हो गया सभी का? नोट कर लिया सभी ने? सोनिया डन। यस निशु? सर। निशु? दिव्यांशु डन? ओके, तो ये आपने लिख लिया है। लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, विथ ऑफ ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। विथ ऑफ ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। विथ ऑफ ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एंगुलर विथ। एंगुलर विथ यानी एंगल थीटा। तो एंगुलर विथ जो होगी वो होगी आपकी बीटा बाय कैपिटल डी। लिख लीजिए, एंगुलर विथ इज इक्वल टू बीटा बाय कैपिटल डी। एंगुलर विथ इज बीटा अपॉन में कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू पुट करो उसमें। बीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने? लैम्डा डी बाई डी। बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर विथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? लैम्डा बाय डी। एंगुलर विथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय डी। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। दो पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। तो ये क्या दे रखा है आपको? स्मॉल डी दे रखा है। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या आपके पास? 1 mm। 1 mm स्मॉल डी हो गया, ठीक है। 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। लिखेंगे डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, सॉरी -3 मीटर। 10⁻³ मीटर।
फिर बोल रहा है अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। तो स्क्रीन अगर 1 मीटर अवे है तो इसका मतलब क्या वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी। स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर। What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 नैनोमीटर is used? तो वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻⁹मीटर। नैनो की वैल्यू क्या आ गई, -9 मीटर। और आपसे पूछ रहा है सेपरेशन, तो सेपरेशन मतलब बीटा। अब चाहे बीटा निकालो या बीटा डैश निकालो, सेपरेशन सिंपल सा हो गया, यानी लैम्डा डी बाई डी पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। 5 इंटू 10⁻⁻⁶, 500। ओके, 500 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, निशु का आंसर आ रहा है, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन में निकाला करो ना निशु। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आ रहा है निशु का आंसर। बाकी का आंसर क्या आ रहा है? सर यही आ रहा है। यही आ रहा है, ओके। दिव्यांशु, दिव्यांशु नंबर नहीं आ रहे, पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मार्क्स चेक, पेपर चेक किया आपने अपना? रचित, ये भी नहीं हो रहा आपसे? दोनों पेपर चेक है बेटा, दोनों पेपर चेक है। दोनों पेपर चेक करके ही मिला है। सेकंड पेज पे तो कोई मार्क्स ही नहीं है, आपने सेकंड पेज पे तो कुछ किया ही नहीं है, गलती किया है। सेपरेशन निकालना है, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा डी बाय डी। तो लैम्डा दे रखा है 500 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻⁹। आ गया सर, आ गया आ गया। फिर क्या ऐसी बातें करते हो रचित, इतना सिंपल क्वेश्चन। सर कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। तो -4 मीटर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर लाइट वेवलेंथ 630 नैनोमीटर। एक लेजर लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 630 नैनोमीटर। तो लैम्डा 1 करके लिख लो, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 630 नैनोमीटर। मतलब क्या हो गया, 630 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाय 8.1 मिलीमीटर। यानी ब्राइट फ्रिंज का जो सेपरेशन है दैट इज गिवन एज 8.1 मिलीमीटर। तो इसको आप लिख लीजिए बीटा 1। तो बीटा 1 इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 8.1 मिलीमीटर। दैट मीन्स 8.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो बीटा 1 आपको मिल गया 8.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, और लैम्डा 1 मिल गया 630 इंटू 10⁻⁹ मीटर। A second light produces as interference pattern in which the fringes are separated by। यानी एक सेकेंड लाइट है जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है और उसके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 7.2 mm। यानी कि बीटा 2 आपको गिवन है 7.2 mm, ठीक है। 7.2 mm मतलब कि बीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7.2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइट, यानी कि लैम्डा 2 निकालना है, लैम्डा 2 निकालना है। तो कैसे करेंगे, कोई निकाल के बताओ। आपके पास लैम्डा 1 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है और लैम्डा 2 निकालना है। और सेम इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम है।
सेम इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट में पहले लाइट गिराई फिर कोई दूसरी लाइट गिराई है, इंसिडेंट करवाई है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है सर फ्रिंज सेपरेशन कितना है? फ्रिंज सेपरेशन फ्रिंज नहीं दिया हुआ ना, सेपरेशन नहीं दिया फ्रिंज। फ्रिंज सेपरेशन निकालना है। फ्रिंज सेपरेशन दे रखा है ना, फर्स्ट वाले में दे रखा है बीटा 1 इज इक्वल टू 8.1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ और दूसरे में फ्रिंज सेपरेशन दे रखा है बीटा 2 इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻³ मीटर। लैम्डा 2 निकालना है। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट सेम है, तो स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम है, स्मॉल डी और कैपिटल डी, स्मॉल डी कैपिटल डी सेम है। तो अगर सेम है मतलब कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हो बीटा 1 के लिए या बीटा 2 के लिए, दोनों को डिवाइड कर दो तो डी से डी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा फॉर्मूला बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, और लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे बीटा 1 और बीटा 2 के लिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला आएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, देन लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सर हाँ जी। सर 560 आ रहा है 560 इन। क्या नैनोमीटर? यस सर। हाँ 560 नैनोमीटर सोनिया का आंसर। बाकी बताएं निशु, रचित, दिव्यांशु। सर 560 नैनोमीटर। 560 नैनोमीटर। दिव्यांशु आया आंसर? निशु आ गया? -9 आना चाहिए निशु, और 560 आना चाहिए, 560 आना चाहिए आंसर। फॉर्मूला जो आप यूज करोगे बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 बाय बीटा 1। बीटा 2 आपका वैल्यू पुट करोगे, बीटा 1 पुट करोगे, लैम्डा 1 पुट करोगे, आंसर आना चाहिए 560 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो 569 नैनोमीटर होता है, 10⁻⁻9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, वो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। नहीं ये छोड़ो, ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द फ्रिंज विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न इज 2.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। The fringe width in a Young's double slit interference pattern is 2.4 into 10⁻⁴ millimeter। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको, बीटा दे रखा है। When red light of wavelength 6400 angstrom, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 angstrom यानी कि लैम्डा दे दिया। हाउ मच विल इट चेंज इफ ब्लू लाइट वेवलेंथ ऑफ 400 angstrom इज यूज्ड। तो बेसिकली आपको बीटा 1 दे रखा है, लैम्डा 1 दे रखा है। बीटा 1 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर,
एंड लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6400 ऑंगस्ट्रॉम। तो ऑंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो बाय हाउ मच विल इट चेंज इफ ब्लू लाइट वेवलेंथ ऑफ, यानी लैम्डा 2 दे दिया, लैम्डा 2 इस बार आपको दे रखा है 4000 ऑंगस्ट्रॉम, यानी 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आपको गिवन है। एंड बाय हाउ मच विल इट चेंज इफ ब्लू लाइट टू, मतलब कि आपको चेंज निकाला है, कितना चेंज आया, तो मतलब कि क्या हुआ कि आपको बीटा 1 गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 2 गिवन है, बीटा 2 निकालना है। और जब ये निकाल लोगे तो चेंज निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स बीटा 2 माइनस बीटा 1 या बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2 करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आएगा। तो बताइए जल्दी से सॉल्व करके कि क्या आंसर आएगा। बीटा 2 कैलकुलेट करना है, फिर बीटा 1 में से बीटा 2 को माइनस कर देना है, क्योंकि बड़ा वो होगा, बीटा 1 आएगा, बड़ी वैल्यू आपकी। यही फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके बीटा 2 निकालिए और फिर ये कर दीजिए माइनस, चेंज निकालना है। बीटा 2 कितना है आप लोगों का? आ गया आंसर सोनिया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर 1.5 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है। ये बीटा 2 आ रहा है। यस सर, और डिफरेंस जब निकाल रहे 0.9 10⁻⁻4 मीटर में। बिल्कुल सही, यही आएगा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बीटा 2 अपॉन में आपको क्या निकालना है, लैम्डा 2, बीटा 2 निकालना है। तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, तो बीटा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा 2 कितना है? लैम्डा 2 है आपका 4000 ऑंगस्ट्रॉम, और ये है 6400 आई गेस। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, और इनटू में क्या है बीटा 1, बीटा 1 कितना है, बीटा 1 है आपका 2.4, 2.4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये गया आपका 5 और 8 से, तो सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। चेंज निकालोगे तो 2.4 में से 1.4 माइनस कर दोगे, 10⁻⁻4
0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आपका चेंज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इतना टाइम लगाते हैं क्वेश्चन को करने में, जल्दी जल्दी किया करें। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। दिव्यांशु, निशु क्लियर है? रचित? तो नेक्स्ट टॉपिक सस्टेन इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सस्टेन इंटरफेरेंस के बारे में लिखेंगे कि सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होता है। तो लिखेंगे सस्टेन इंटरफेरेंस, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच the intensity of bright and dark the intensity of bright and dark fringes the intensity of bright and dark fringes remains constant remains constant remains constant at a particular position with respect to time. The interference pattern in which the intensity of bright and dark fringes remains constant at a particular position with respect to time is known as sustained interference. ओके, एक क्लास रिकनेक्ट कर लीजिए आप लोग। हाँ जी, तो डेफिनेशन होगी, अब कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन की सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है? तो राइट डाउन द कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट। फर्स्ट कंडीशन, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट, यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कोरेंट होने चाहिए, जरूरी है। द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, these two sources these two sources should be strong with least background. The two sources should be strong with least background, यानी कि strong होना चाहिए इनकी इंटेंसिटी और बैकग्राउंड बहुत कम होना चाहिए। The two sources should be strong with least background. Third, the amplitude of wave from two sources the amplitude of wave from two sources should be preferably be equal. The amplitude of wave from two sources should be preferably be equal, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों सोर्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। The amplitude of wave from two sources should be preferably be equal. Fourth point, the current sources must be very close to each other. The current sources must be very close to each other. Fifth, the sources should be monochromatic. The sources should be monochromatic. तो 5 कंडीशन होगी। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट, ठीक है। तो 5 कंडीशंस होंगी। द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोरेंट। सेकेंड, द टू सोर्सेज शुड बी स्ट्रॉन्ग विथ लीस्ट बैकग्राउंड। थर्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रॉम टू सोर्सेज should preferably be equal. Fourth, the current sources must be very close to each other. And fifth, the sources should be monochromatic. So these are the conditions for the sustained interference pattern, in which the intensity of bright and dark fringes remains constant at a particular position with respect to time. एक अलग से फॉर्मूला है जो आप लोग लिख लीजिए।
तो रेशियो ऑफ स्लिट विथ की अगर हम बात करते हैं दैट इज W1/W2, ये स्लिट विथ है, ठीक है। क्या है, पहले रेशियो लिख लो, W1/W2 इज I1/I2 इज इक्वल टू A/B, A/B, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, W1/W2 इज इक्वल टू I1/I2 और A²/B², A²/B²। और इसमें लिखिए वेयर W1 एंड W2 आर width of slits, where W1 and W2 are width of slits, I1 and I2 are intensities, I1 and I2 are intensities, A and B are the amplitudes of A and B are the amplitude of first wave and second wave respectively. A and B are amplitude of first wave and second wave respectively. ठीक है, क्लियर है बात। कुछ फॉर्मूलाज हैं, इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, अगर इंटेंसिटी एट मैक्सिमा निकालोगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम अगर आप निकालोगे तो वो आएगी A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। A प्लस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल, यानी के हटाओगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आई मिनिमम निकालोगे तो वो आएगा के, क्या आ जाएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब बड़े में से छोटे किसी को भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, रेशो अगर निकालते हो तो आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम, तो ये आपका आ गया A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में A माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये एक और फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, दैट इज R+1/R-1 का होल स्क्वायर, मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर, वेयर जो R है, R इज द रेशो, और रेशो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, A/B, हाँ A/B बन जाएगा आपको, A/B का रेशो हो जाएगा विच इज √I1/I2, ठीक है। एम्पलीट्यूड रेशियो कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो। तो कई बार आपको क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड रेशियो दे सकता है, तो ये फॉर्मूलाज आपके हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसकी कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। अभी आधा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ये चैप्टर जो है वो हाफ फिनिश है, अब हाफ बचा है, यूँ समझ लिए, तो मतलब कि 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी और चैप्टर फिनिश, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, रचित, सोनिया, सर फ्रिंजेस वाले की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दो। फ्रिंज विथ की, सर कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर के आगे ब्राइट फ्रिंजेस रिमेन। कांस्टेंट एट पर्टिकुलर पोजीशन with respect to time is known as sustained interference. ओके सर। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विथ if the amplitude of light waves from the have a ratio of √2 is to 1,
यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है √2:1 और आपको W1/W2 निकालना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। √2:1 आपको रेशियो दे रखा है एम्पलीट्यूड रेशियो। तो आप बताइए कि W1/W2 यानी कि रेशियो ऑफ स्लिट विथ क्या आएगा। बहुत इजी है। सर √2:1 है 2:1? √2:1 सर 2:1। 2:1। वेरी गुड। एम्पलीट्यूड रेशियो मतलब कि क्या दे रखा है, A/B की वैल्यू दे रखी है √2/1 और A/B अगर आप देखो तो W1/W2 जो होता है वो A/B का होल स्क्वायर होता है। सॉरी, ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो होल स्क्वायर होता है तो आप √2:1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2:1, दैट इज W1/W2 आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है two current sources have intensities in the ratio 25:16। दो current sources हैं जिनका इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है 25:16। ठीक है, 25:16 आपको रेशियो दे रखा है इंटेंसिटी का, तो यानी I1:I2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है 25:16 रेशियो दे रखा है इंटेंसिटी रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑकर्स। तो मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशियो निकालना है, यानी कि ये निकालना है, ये निकालना है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा निकालना है तो उसके लिए आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए तो ए और बी की वैल्यू तो भैया ऐसा कुछ पता नहीं है, बट इंटेंसिटी 5:4। रेशियो राइट। तो इंटेंसिटी रेशियो आपको यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ से आपका 5 और 4 आ जाएगा तो R=A/B की वैल्यू 5:4 आ जाएगी। ठीक है, तो R की वैल्यू पता चल जाएगी। R की वैल्यू आप यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हो। R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर 9:1। नहीं, देखिए यहाँ से मेरे को अगर 81 81:1, यहाँ से देखिए अगर 1। आपको क्या है कि आई मैक्सिमम टू मिनिमम है तो आपको ए और बी पता चलना चाहिए या फिर आर की वैल्यू पता चलनी चाहिए। R=A/B होता है, √I1/I2 हो सकता है। I1/I2 की वैल्यू पता है तो R= क्या मिल जाएगा, मैं ये ले लेता हूँ, I1/I2 = 25/16, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट 25 और 16 का 4, तो R= आ गया 5/4। अब ये निकालना है तो I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, R+1 R-1 का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकता हूँ 5/4 + 1 बाई 5/4 - 1 का स्क्वायर 1। तो 5/4 कितना हो जाएगा 4 9/4 और इधर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे 9/4 इंटू 4:1, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 9/1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 81/1 आपका आंसर आ गया। क्या आया 81/1 आपका आंसर आ गया, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर है ये बात? सोनिया ने भी निकाल दिया।
निशु क्लियर है? यस सर। दिव्यांशु, एनी डाउट्स? तो ये चैप्टर आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि डिफ्रैक्शन। एक्सपेरिमेंट दो है, मैक्सिमा मिनिमा आपको एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पे मिल रहा है और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी मिल रहा है। तो दोनों के बेस पे अभी तक हमने डबल जो भी चीज़ें पढ़ी वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पे पढ़ी, यानी कि जो भी केसेस हैं वो डबल स्लिट के बेस पे। अभी हम जो पढ़ेंगे वो सिंगल स्लिट के बेस पे पढ़ेंगे, यानी कि अगर सिंगल स्लिट होगा तो कैसे हमें पैटर्न मिल रहा है। तब हम इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए दो सोर्स का होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सिंगल स्लिट से किस तरीके से हमें पैटर्न मिल रहे हैं और उन पैटर्न्स का क्या नाम हमें रखना है और कैसे कंडीशंस वहाँ पे चलेंगी। तो वहाँ थियोरेटिकल चलेगी, इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, जल्दी समझ में नहीं आता है तो क्लास मिस ना करें, ठीक है, और साथ ही साथ समझते चलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आप लोगों का, अभी 9 चैप्टर का टेस्ट हुआ था, इससे पहले हम टेस्ट ले लेते हैं 6 और 7 का टेस्ट लेंगे, 7 चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे। जरूरी नहीं है बेटा कि मैंने टिक नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है, चेक हुआ है, मैंने पूरा पेपर देख लिया है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6 में, ठीक है।